बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये कुछ अहम नुकात हैं और मैंने इनको लिख रखा है ताकि चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ आपके सामने रखी जाएँ। इनमें फैक्ट्स भी हैं और कुछ मेरा तज़िया भी है। सबसे पहले तो ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अब ये मालूम हो गया है और उनको बहुत क्लियर हो गया है कि उनको मुकम्मल तौर पर दीवार से लगाने की तैयारी है। ताकतवर हलकों में, न्यूट्रल्स में एक मुखालफत इमरान खान साहब की मौजूद है और वो मुखालफत इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है, बल्कि इमरान खान साहब को बाद औक़ात ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश की जाती है और फिर कोई एक औहदा और धोखा दे दिया जाता है। तो उन्होंने बार बार धोखा खाया है। लाहौर में एक बड़ी ताकतवर शख्सियत बैठी है जिसका मैंने भी पहले जिक्र किया था। इमरान खान साहब ने आज बहुत खुलकर कहा है, बल्कि उन्होंने कहा कि ये ऐसी शख्सियत है जैसे पहले ब्रिगेडियर रांझा हुआ करते थे जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को पंजाब में 2013 में इलेक्शन जितवाया था। तो उसी तरह एक ताकतवर शख्सियत बैठी है जो इंतखाबात में हमजा शहबाज को ज़बरदस्ती जितवाने की तैयारी कर रही है। लेकिन मैंने इसमें कुछ फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं जो उम्मीदवार यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं उनकी जो शिकायत हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो क्या कह रहे हैं कि इस मरतबा जो बाई इलेक्शन हो रहा है वो ताकत के ज़रिए जितवाने का उस तरह से मनसूबा नहीं है कि ये खुद से वो ताकतवर हल्का सामने आ जाए, बल्कि इस बार बहुत टेक्निकल धांधली की जा रही है। कौन कौन सी चीज़ें की जा रही हैं मैं आपके सामने रख देता हूं, जो इस वक्त हो रही हैं और जो होने वाली हैं वो भी आपको मैं बताता हूं, क्योंकि सारा गेम जो है वो पंजाब में शिफ्ट हो गया। अगर हमजा शहबाज की हुकूमत ख़त्म हो गई और वो ताकतवर शख्स जो पंजाब में मौजूद है वो नाकाम हो गया, अगर वो हमजा शहबाज को 12-14 सीटें ना जितवा सका तो हमजा शहबाज की पंजाब में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और फिर शहबाज शरीफ सिर्फ इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म रह जाएंगे और पंजाब में इमरान खान साहब की हुकूमत होगी। वो किसी भी लम्हे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को ख़त्म करके पाकिस्तान में एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर देंगे कि पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ चला जाएगा फौरी तौर पे। इससे बचना चाहते हैं सारे और उस वजह से हमजा शहबाज को अब बचाया जा रहा है। जो चीज़ें की जा रही हैं, नंबर एक, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो इंतखाबी मुहिम में उम्मीदवार खड़े हैं वो तमाम ये कह रहे हैं कि रुकावटें डाली जा रही हैं। लोगों को धड़े बदलने के लिए दबाव में लिया जा रहा है। जो ताकतवर धड़े हैं लोगों के, उनको दबाव में लिया जा रहा है ताकतवर हलकों की जानिब से कि जनाब आप धड़ा बदलें और PMLN के उम्मीदवार को या लोटे को आप सपोर्ट करें। पुलिस मुकम्मल सपोर्ट दे रही है, यानी अगर कहीं पे झड़प हो जाए PTI और लोटे के जो PMLN का उम्मीदवार है उसके बीच में, तो फिर PMLN को कुछ नहीं कहना, PTI के ऊपर छापे पे छापा मारना है। और ये पुलिस को बाकायदा कंट्रोल किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से भी और उस ताकतवर शख्सियत की जानिब से भी। वोटर लिस्टों में हेर फेर किया जा रहा है और ये काम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है। ये शिकायत भी उन्होंने दी हैं। दीगर इदारे जिनमें महकमा माल का अमला जैसे पटवारी वगैरह और दीगर जो है उनकी ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं कि आपने फ़लाँ अफ़ाल जो हैं वो इन इलेक्शंस के लिए सर अंजाम देने हैं। मुकम्मल गुंडागर्दी और बदमाशी की इजाज़त है, लेकिन वो सिर्फ उनको जो लोटे हैं, जो PMLN के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो पूरी गुंडागर्दी कर सकते हैं, बदमाशी कर सकते हैं और वो लगातार कर भी रहे हैं। उनकी मर्ज़ी के बंदे लगाए गए हैं, उनकी मर्ज़ी के बंदे बिठाए गए हैं, वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को चला रहे हैं और फंड्स का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकारी वसाइल उन हल्कों में झोंके जा रहे हैं। तमाम चीज़ें मुनरिफ होने वाले लोटों के मुताबिक हो रही हैं। अब ये बातें वो हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार या दीगर पार्टियों के उम्मीदवार जो इन लोटों के मुकाबले में खड़े हैं वो सारे ये शिकवे कर रहे हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन वाले दिन का मनसूबा क्या है मुबैना तौर पे वो आपको पहले हम बता देते हैं कि कुछ सोर्सेज ने मुझे ये आगाह किया है कि एक तो हर हलके के अंदर धांधली की जाएगी, हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर साइंटिफिक धांधली की जाएगी, उसका बंदोबस्त किया जा रहा है। जहाँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वोटर ज़्यादा होगा जिस हलके में या जिस एरिया में, वहाँ पे वोटिंग को स्लो किया जाएगा। यानी एक पोलिंग स्टेशन है जहाँ PMLN का या लोटे के वोटर ज़्यादा हैं तो वो वहाँ पे तेज़ी से वोट डलने दिया जाएगा ताकि वो जीत जाए। जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वोटर ज़्यादा है और पढ़ा लिखा वोटर है, वहाँ ज़्यादा PTI को वोट पड़ सकता है, तो वहाँ पे पढ़ा लिखा ना कहें, समझदार वोटर कहें, जिनको समझ आ गई है रजीम चेंज ऑपरेशन की और इन चीज़ों की, तो वहाँ पे जो है वो किया ये जा रहा है कि वोटिंग को स्लो किया जाएगा, लड़ाई करवाई जाएगी, पुलिस को भिजवाया जाएगा बार बार, सिक्योरिटी फोर्सेस बार बार जाएंगी
लड़ाई होगी बार बार और वहाँ पे वोटिंग को रोक दिया जाएगा बार बार, ताकि तहरीक इंसाफ के वोट कम होते चले जाएं। ठप्पा माफिया और जाली बैलेट पेपर्स पर भी कुछ इत्तलात के मुताबिक काम मुकम्मल हो चुका है और अभी आने वाले दिनों में ये सब कुछ होगा। मैंने ऐसा ही एक इलेक्शन कमीशन का जाली दफ्तर पकड़ा था और ये मैंने पकड़ा था लाहौर में, एक ज़िमनी इंतखाब हो रहा था और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे और उन्होंने PMLN का एक उम्मीदवार PTI के उम्मीदवार के मुकाबले में खड़ा किया हुआ था। तो मैंने एक जाली दफ्तर पकड़ लिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जहाँ पे जाली बैलेट पेपरों के ऊपर एक दिन पहले ठप्पे लगाए जा रहे थे और धड़ाधड़ मोहरें लगाई जा रही थी और वहाँ पे हज़ारों की तादाद में वोट पकड़े थे मैंने। तो ये इस तरह का जो है वो अमल भी इस मरतबा किया जाएगा। मर्ज़ी का अमला, मर्ज़ी की पुलिस, मर्ज़ी के दीगर इदारे, ये सब ड्यूटी करेंगे, लोटों को जितवाने के लिए किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ को ये मालूम हो गया है कि ताकतवर हल्के खुलकर सामने आ चुके हैं और इस मुल्क में कुछ भी न्यूट्रल नहीं रहा, इसलिए उन्होंने दीवार से लगने से पहले अपनी हिकमत अमली को काफ़ी हद तक बदल डाला है। अगर अब आप देखें, वो इदारों के किरदार, उनकी कार्रवाइयों पर खुल्लम खुल्ला बात करना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, पहले नहीं कर रहे थे। आने वाले दिनों में अगर इमरान खान को साफ और शफाफ इंतखाबात की यकीन दहानी ना करवाई गई और साथ ही साथ उनको उनके एहतजाज का आईनी और कानूनी हक ना दिया गया, तो वो एक एक स्टेप मज़ीद आगे बढ़ते चले जाएंगे और हमारे इदारों के लिए ये अच्छी खबर नहीं होगी। वो इसलिए कि ज़िद और अना एक शख्सियत या चंद शख्सियात की है, यानी ज़िद और अना कुछ लोगों की हो, चंद 2-4 लोगों की, 1-2 लोगों की, और उसकी वजह से बदनामी जो है वो पूरे उस इदारे की हो जाए जिस इदारे से उन लोगों का ताल्लुक़ है। तो ये एक नहायत गैर मुनासिब बात है। उस इदारे के अंदर सारे बड़े शानदार लोग मौजूद हैं और जिन लोगों को ये ज़िद और अना का मसला है वो भी अच्छे लोग हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी सर्विस की है पाकिस्तान की, लेकिन किसी एक नुक्ते पर आकर आप पाकिस्तान को दाव पे लगा दें, पाकिस्तान की कौम से मुखालफत ले लें सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि आपकी एक अना और आपकी ज़िद है, तो ये एक नामुनासिब बात है। इससे इदारे की साख को नुकसान पहुँचता है। अगर आप फवाद चौधरी का बयान देखें ना, तो वो एक स्टेप और आगे चले गए हैं। ये बयान पहले मैं आपको बता देता हूँ। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सियासत की प्लेयर है, वो कैसे न्यूट्रल हो सकती है? अगर अस्करी इदारा ना चाहता तो हमारी हुकूमत कैसे गिर सकती थी? और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा फ़ौज और अदलिया में ये दोनों मिलकर हुकूमतें तब्दील करते रहे हैं, यानी फ़ौज और अदलिया मिलकर पाकिस्तान में हुकूमतें तब्दील करते रहे हैं और इसमें सियासतदानों का भी कसूर है जो रूल्स ऑफ गेम तय नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि दिल बहलाने को तो हम कह सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान की तारीख में फ़ौज और अदलिया पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं। उन्होंने जुल्फ़िकार भुट्टो जैसे शख्स को फांसी लगा दी, ये जुल्म की एक हद है। नून लीग के साथ तय कर लिया गया था कि असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी, तय हुआ था कि हम असम्बली में जाएंगे और असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी। ये भी तय हुआ था कि असम्बलियाँ तोड़ने के बाद इलेक्शन की कॉल दी जाएगी, लेकिन रातों रात नून लीग अपने मौक़िफ़ से मुकर गई। ये इंकशाफ किया है फवाद चौधरी साहब ने। उन्होंने कहा कि मामला तय हो गए थे तो नून लीग समझी हम कमज़ोर हो गए हैं, तो फिर वो पीछे हट गई। इस वक्त शरीफ और जरदारी ख़ानदान के ज़ाती मसाइल हैं। ये दोनों ख़ानदान चाहते हैं कि इनके केसेस माफ़ कर दिए जाएँ। दोनों ख़ानदानों ने अरबों रुपए के केसेस इनके ऊपर बने हुए हैं और दो पार्टियां दो ख़ानदानों के ज़ेरे असर हैं। बहरहाल फवाद चौधरी साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी बात की और कुछ ऐसी बात भी की जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है अदलिया के बारे में। उन्होंने कहा कि अदलिया में तकर्रियों का कोई मेरिट ही नहीं है पाकिस्तान में। अजीब तमाशा लगा हुआ है हमारे मुल्क के अंदर। अगर जजेस का टेस्ट लें तो हाई कोर्ट के 2/3 जजेस शायद फेल हो जाएंगे। मैं आपको ये कह रहा हूँ, फवाद चौधरी साहब ने ऐसी बात की। और उन्होंने कहा फवाद चौधरी ने कि दुनिया में 139 में से पाकिस्तान की जुडिशरी जो है या अदलिया जो है वो 130वें नंबर पर आई है। अब इसका आप रोना रोते हैं, तो वजह तो यही है ना कि हमारे यहाँ पे कॉम्पिटेंट लोग नहीं हैं। यानी जिस तरह जजेस के आने का तरीक़ाकार पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल बुनियादों के ऊपर चीज़ों को मैनेज किया जाता है और ऐसे ही आपको पता है कि जजेस की तकर्रियाँ पाकिस्तान में होती हैं। अनफॉर्चुनेट है, बड़े शानदार जजेस भी हैं, बड़े मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, लेकिन इतने ज़बरदस्त जज होने के बावजूद 139 में से पाकिस्तान की जो जुडिशरी है या अदलिया है वो पाकिस्तान की दुनिया में
30वें नंबर पे है। अब उसके कुछ तो वजूहत रही होंगी ना, तो अगर आप तरीक़ाकार को अडॉप्ट करें और उसको बेहतर करें जजेस की तैनाती का, तो आने वाले वक्त में ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। उधर जो मैं अपनी नाक़िस मालूमात के बिना पे आपको ये बता देता हूँ, और ये एक सियासी तज्ज़िया भी है कि अगर एक वज़ीर आला को जीतने के लिए जो धांधली का सिलसिला पंजाब में इस वक्त किया जा रहा है, अगर ये ना रोका गया तो वो ताकतवर लोग जो इसके पीछे हैं, लोग खुलकर उनके नाम गली मोहल्लों में और जलसों में अब लेने वाले हैं। और ना सिर्फ लेने वाले हैं बल्कि उनके इश्तिहारात बन के इस मुल्क में चलने वाले हैं। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ का दौरा किया गुज़िश्ता चंद दिनों में, 1-2 हफ्ते में। अब 3 जगहों पे मैं गया, तलबा से मैं मिला, उनके साथ बातचीत की और इंटरेक्टिव सेशन थे कि वो सवाल जवाब भी कर रहे थे। तो मुझे जितने सवालात तलबा ने पूछे हैं उनमें 90% से ज़्यादा सवालात, यानी 90% से ज़्यादा, एक सेशन में 30-30, 40-40 सवालात बच्चे पूछते हैं, तो 90% से ज़्यादा सवालात इस बात पे होते हैं कि न्यूट्रल्स का किरदार, न्यूट्रल्स ने क्या किया। इवन वो नाम लेते हैं लोगों के और इदारों के। तो अब पाकिस्तान बहुत हद तक बदल चुका है, लोग बदल गए हैं, लेकिन रविश नहीं बदली। ऐसा लगता है कि हमारे इदारे आज भी 80 की दहाई में ज़िंदा हैं, 70 की दहाई में ज़िंदा हैं। हालांकि पाकिस्तान बहुत आगे निकल गया, ये सोशल मीडिया का दौर है, और तलबा को सवालात करने से उनकी यूनिवर्सिटीज़ की इंतज़ामिया भी नहीं रोक पा रही थी। वो खुलकर पूछ रहे थे और अपने सवालों का खुला साफ साफ जवाब वो तवक्को कर रहे थे। तो मामला यहाँ तक पहुँच गया है। तो मैं आपको अपने तजर्बे की रोशनी में बता सकता हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, कि बड़ी बदनामी इदारों की हो जाएगी अगर रविश तब्दील ना की गई और साफ और शफाफ इलेक्शन ना होने दिए गए। तो उधर शहबाज शरीफ साहब हर थोड़े दिन के बाद मज़ीद मावनीन खसूसी बना लेते हैं। पता नहीं वो कौन सा ऐसा बड़ा काम कर रहे हैं जिसके लिए उनको हर थोड़े दिनों के बाद मज़ीद मावनीन खसूसी चाहिए होते हैं। मतलब कि 3 और लोग उन्होंने बना दिए हैं, 8 पहले थे, 3 ये और आ गए, शाह वैस नूरानी, डॉक्टर जहांजेब खान और ज़फ़रुद्दीन महमूद। अभी भी PMLN के जो बेचारे पुराने लोग हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की हुई है, बड़ी मारें खाई हुई हैं, बड़ी कुर्बानियाँ दी हुई हैं, उनमें से किसी को भी नहीं बनाया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पसंद के मज़ीद 3 लोगों को मावनीन खसूसी बना दिया है। तो ये 11-12 हो गए हैं अब। और मरीम नवाज़ साहिबा के बंदों को शहबाज शरीफ साहब अव्वल तो कुछ दे ही नहीं रहे, और अगर किसी को वजारत दी है, जैसे जावेद लतीफ़ है, उसको अभी तक पोर्टफोलियो नहीं मिला। अब ये कितनी बेइज्जती वाली बात है और कितनी गलत बात है। लेकिन मियाँ साहब ऐसा लगता है कि मरीम नवाज़ से बदला ले रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत और IMF के मुताबिक उनका मुआहदा हो गया है इनके बीच में, लेकिन इस मुआहदे में बहुत बुरी खबरें हैं। जो चीज़ें तय हुई हैं वो बहुत खौफनाक हैं और पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत बड़ा दबाव है उन चीज़ों में। इसमें इन्होंने खबर तो ये दी है कि मुआहदे के बाद बजट का जो हुजम है वो 9.9 ट्रिलियन रुपए हो जाएगा। वज़ीर ख़जाना की तरफ से 10 जून को पेश किए गए बजट के मुकाबले में तकरीबन 400 अरब रुपए तक ये बढ़ जाएगा, उन्होंने कहा। अब IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात की जो नई शराइत हैं उनमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 50 रुपये फ़ी लीटर तक लेवी वसूल की जाएगी। ये एक बहुत बड़ा इजाफा है जो IMF के साथ इन्होंने तय कर लिया है। फिर 10 रुपये एक दफ़ा बढ़ाएंगे, 5 रुपये एक दफ़ा बढ़ाएंगे, 750 अरब रुपए इन्होंने पब्लिक से वसूल करने हैं टैक्सेस की मद में मज़ीद। जबकि जो कम आमदन वाले लोग हैं उनके ऊपर मज़ीद टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। इन्होंने जो टारगेट रखा था वो पहले रखा था 47 अरब का लोगों के ऊपर बोझ डाला था नए टैक्सेस का, वो 125 अरब रुपए का डाल दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा बोझ है जो पब्लिक के ऊपर आएगा। तो इस तरीके से महंगाई का एक नया तूफ़ान पाकिस्तान में आने वाला है। जो 28% की महंगाई है वो 35 से 40% तक जा सकती है। ये इंतहाई खौफनाक सूरत हाल होगी आने वाले वक्त में पाकिस्तान में, और ये इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान को वहाँ तक लेकर जा रही है जहाँ ये पाकिस्तानियों को ये कहेंगे, मुबैना तौर पर लोग इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान को किसी भी वक्त कह सकते हैं पाकिस्तानियों को कि अमेरिका को अड्डे दे देते हैं, हमें थोड़ा बेल आउट मिल जाएगा। पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में सोच लेते हैं, इसराइल को तस्लीम कर देते हैं, चले कुछ असासे और गिरवी रख देते हैं, कुछ कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं खुद मुख्तारी और आज़ादी के ऊपर। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को जानबूझकर वहाँ पहुँचाया जा रहा है, उतना परेशान किया जा रहा है कि वो भूख के हाथों तंग आकर इम्पोर्टेड हुकूमत के गलत इक़दामात को भी मुस्तकबिल में तस्लीम करें। लेकिन मेरे ख्याल में गैरत के ऊपर ये कौम अब समझौता नहीं करेगी, क्योंकि इमरान खान साहब बहुत खुला कर
लोगों को इस मामले के ऊपर ब्रीफ कर रहे हैं और उनको कायल कर रहे हैं। अब आ जाए एक और खबर पे। दानियाल अजीज़ को आर्मी चीफ ने मुबैना तौर पे, जो उनकी अहलिया हैं महनाज अकबर अजीज़ या मिकाइल अजीज़ उनके बेटे हैं, इनके थ्रू खबर बाहर निकली कि आर्मी चीफ ने करार दिया कि दानियाल अजीज़ भी कौमी असासा हैं। उनकी अयादत के लिए गए। शहबाज गिल का भी एक्सीडेंट हुआ था, उनकी अयादत के लिए तो नहीं आर्मी चीफ गए, लेकिन दानियाल अजीज़ का बड़ा खौफनाक एक्सीडेंट हुआ है। उनके बाजू की हड्डी भी टूटी है, उनकी पसली में भी चोट लगी है। अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द उनके घर वापस उनके प्यारों में ले जाए, और उनकी सेहत होनी चाहिए, इसके लिए सब दुआगो हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि आर्मी चीफ ने जिनको कहा कि वो कौमी असासा हैं, ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने अदलिया की तौहीन की थी बहुत शदीद, और ये एक पॉलिटिकल एंटिटी हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आप गैर सियासी हैं, क्योंकि आप एक सियासी जमात में एक ऐसे शख्स को प्रमोट कर रहे हैं और कौमी असासा करार दे रहे हैं, जो शख्स एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को गाली देता है और दूसरे के बारे में ये कहता है कि मैंने ख्वाब में देखा कि दिल की धड़कन थी और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस धड़कन में आवाज़ आ रही है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए हैं, और इस किस्म की चीज़ें जो आदमी कहता रहा हो टेलीविजन के ऊपर और इमरान खान को गालियाँ देता हो, बिलो द बेल्ट जाता रहा हो, तो आप उसको जब कौमी असासा करार देंगे तो इस पर लोग आपको पॉलिटिकल आपके ऊपर जो है कमेंट्री करेंगे। ऐसा होगा तो बाजवा साहब ने कौमी असासा करार देकर मुझे ऐसा लगता है कि एक ज़्यादती की है, क्योंकि इन्होंने अदलिया की बहुत तौहीन की थी, और ये एक ऐसा कौमी असासा है जिसको अदलिया ने ना सिर्फ सज़ा दी बल्कि एक टर्म के लिए 5 साल के लिए इनको नाअहल भी कर दिया था पाकिस्तान की अदलिया ने। तो ऐसा शख्स कैसे कौम का असासा हो सकता है, ये सवाल उस वक्त से अब तक मेरे दिमाग में गूंज रहा है। असद उमर ने भी पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों को एक खुलकर पैगाम दिया है कि अमेरिका की कॉल पर 22 करोड़ अवाम के फैसले होंगे तो ये मुल्क नहीं चलेगा। आप एहतजाज को रोकने के लिए मुल्क बंद तो कर सकते हैं, लेकिन एहतजाज की सूरत में बंद मुल्क को खुलवा नहीं सकते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उन्होंने कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ताकतवरों के लिए पैगाम है कि कौम बदल चुकी है, आप भी अपने आप को बदलें। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।